Plant. Several nematode parasite a wide variety of plants and animals including human beings. तो फिर निमेटोड्स एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो प्लांट्स और ह्यूमन में अपना पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं. निमेटोड्स एक वर्म होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं और यूजुअली इन ह्यूमंस ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ताकि फीमेल जो है निमेटोड वो अपना एग्स ह्यूमन इंटेस्टाइन में वार्म एरिया में लेकर है और उसके एग्स हैच हो जाए वहीं पर ही. निमेटोड मियोलिडेगियन इनकोग्निटिया इफेक्ट्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स. तो फिर ये जो एक निमेटोड है मिलियोडिगियने इनकोग्निटिया ये रूट्स को अफेक्ट करती है, टोबैको प्लांट्स के रूट्स को अफेक्ट करती है एंड कॉजेस अ जायंट रिडक्शन इन यील्ड. तो फिर इसके कारण इस निमेटोड के कारण ये होता है कि ये रिड्यूस कर देती है टोबैको प्लांट्स की इंक्रीज़ होने में, ग्रो होने में. अ नोवेल स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस infestation, which was based on the process of RNA interference RNAi. तो फिर अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इस इन्फेक्शन को हटाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें हम यूज़ करते हैं RNA इंटरफेरेंस. जिसका शॉर्ट में अगर हम लिखें तो उससे लिखेंगे RNAi. RNAi takes place in all eukaryotic organism as method of cellular defense. तो फिर RNAi एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म माने जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. तो फिर हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल डिफेंस में ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम है RNAi. दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू complementary dsRNA molecule that binds to and prevents translation of mRNA. तो फिर हम एक स्पेसिफिक mRNA जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टोबैको प्लांट्स में उसे हम हटा देंगे. तो उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री RNA चाहिए उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए ताकि हम इस mRNA के कार्य को बंद कर दें. तो फिर उसके लिए हमने यूज़ किया dsRNA जो इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री. पर ये dsRNA इस mRNA का काम बंद कर देगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. that binds to and prevents ट्रांसलेशन ऑफ mRNA साइलेंसिंग. और ये जो हमने dsRNA को जब mRNA के साथ बाइंड कर दिया ताकि mRNA का वो कहते हैं कार्य रुक जाए जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टोबैको प्लांट में, तो इस प्रोसेस को कह दिया साइलेंसिंग ऑफ mRNA. द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be from an infection by viruses having RNA genomes or mobile genetic elements transposons. तो फिर अब ये जो RNA है जो एक इन्फेक्शन कॉज कर रहा है इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ से आ सकते हैं. एक वायरस से आ सकते हैं जिसमें RNA हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है टोबैको प्लांट्स में, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मोबाइल माने मूव करने वाले. तो फिर ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स जो मूव कर सके और जा सके इनसाइड टोबैको प्लांट्स ताकि वो क्रिएट कर सके प्रॉब्लम टोबैको प्लांट्स में. तो फिर ये मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को कह दिया ट्रांसपोजेंस दैट रेप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट. तो फिर ये जो भी वायरस या फिर जो मूवेबल जेनेटिक मटेरियल है ये जब टोबैको प्लांट के अंदर आते हैं तो फिर रेप्लिकेट करते हैं with the help of RNA intermediate. Using agrobacterium vectors, nematode specific
जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। तो फिर हमने जो अबव एग्जांपल में देखा था कि DsRNA हेल्प करता है mRNA को साइलेंस करने में, माने उसका कार्य रोक देता है टोबैको प्लांट्स में, ताकि टोबैको प्लांट्स में प्रॉब्लम ना आए। तो फिर DsRNA एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो फिर हमारे एग्जाम्पल में इन्फेक्शन कर रहा था mRNA, जो टोबैको प्लांट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिससे टोबैको प्लांट्स मर जाते थे। तो फिर DsRNA एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो हेल्प करता है टोबैको प्लांट्स को mRNA से बचाने के लिए। तो फिर अल्टीमेटली mRNA का काम रोक देता है, जिसे हम साइलेंसिंग कहते हैं। द सोर्स ऑफ RNA कुड बी, हाँ ये तो पढ़ लिया था। मैं एक और चीज़ बताना भूल गई थी। तो फिर DsRNA जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है, ये mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मतलब ऐसा बनेगा जो ये बाइंड कर सके mRNA के साथ, अपने आप को ऐसे बनाएगा जैसे कि बॉन्ड्स में, जैसे कि हमें पता है कि ये मान लो ये mRNA है ATC। तो फिर यहाँ पर अगर ये है बेस पेयर्स, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री RNA आना चाहिए जो हेल्प करे इसके बनने में। तो फिर हमने पर ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA ऐसा लाया है जो इसका काम को रोक दे। तो फिर हम ऐसा RNA ला रहे हैं जो इसका काम रोक दे। तो फिर यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड्स बनेंगे TAG, क्योंकि A T के साथ बॉन्ड होता है, T A के साथ, और CG ऐसे बॉन्ड बनते हैं DNA में। तो फिर हम इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री DNA ला रहे, मतलब जीन ला रहे हैं जो हेल्प करे mRNA के काम को रोकने के लिए, और फिर ये रेप्लिकेट करेगा और फिर उसके बाद फिर mRNA का काम बंद हो जाएगा। तो फिर हमने एग्रोबैक्टीरियम को अपना वेक्टर जैसे यूज़ किया। वेक्टर ऐसी चीज़ होती है जो हेल्प करती है हमारे जीन ऑफ डिज़ायर को ट्रांसपोर्ट करने में एक और होस्ट में, जो जिस होस्ट में हमें डालना है वो जीन ऑफ डिज़ायर, और हेल्प करता है वेक्टर हमारे जीन ऑफ डिज़ायर को रेप्लिकेट होने में। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन। तो फिर हमने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के साथ निमेटोड स्पेसिफिक जीन को कंबाइन कर दिया। अब ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन निमेटोड के जीन्स को उसके काम करने से बंद करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर हमने वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम को निमेटोड स्पेसिफिक जीन जो सिर्फ निमेटोड को ही फाइंड करे और उसी के ही निमेटोड के ही जीन्स को उसके काम करने से बंद करे। तो फिर ऐसे जीन के साथ हमने एग्रोबैक्टीरियम को बाइंड कर दिया। वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। अब जो प्लांट वो इन्फेक्टेड है, हमने उसमें ये अपना जीन जो रिकॉम्बिनेंट जीन बनाया था उससे डाल दिया। और फिर उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell। तो फिर अब ये DNA जो हमने डाला है, जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, ये जो हमने डाला है ये दो प्रकार के RNA प्रोड्यूस करता है, सेंस RNA और एंटी सेंस RNA। सेंस RNA ऐसे होते हैं जो एकदम रैपिडली अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाते हैं, मतलब अपना प्रोटीन जल्दी बना पाते हैं। और एंटी सेंस ये RNA ऐसे होते हैं जो अपना प्रोटीन जल्दी नहीं बना पाते इन दी होस्ट सेल। तो फिर अब दो प्रकार के RNA होस्ट सेल में थे, माने होस्ट प्लांट के सेल में थे। मतलब हमारे एग्जांपल में होस्ट प्लांट है टोबैको। These two RNAs being complementary to each other। अब ये दो RNA जो सेंस और एंटी सेंस RNA ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। मान लें इन दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग हो पाती थी, बॉन्डिंग होती है क्योंकि इन दोनों के बेस पेयर्स एक दूसरे से अच्छे बॉन्ड्स बना पाते हैं। जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री तब होगा जब मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर C है, यहाँ पर G है। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो RNA होगा उसमें ऐसे होना चाहिए A के साथ, क्योंकि T बॉन्ड करता है तो T
और टी के साथ ए बॉन्ड होता है तो ए, सी के साथ जी बॉन्ड होता है तो जी, और जी के साथ सी बॉन्ड होता है तो सी। तो फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए एक दूसरे के ये जो है दोनों आरएनए। तो फिर ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, माने एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बॉन्ड बनाने में। These RNA being complementary to each other formed a double stranded RNA। तो फिर अब ये RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो फिर ये डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गए क्योंकि इनकी बॉन्डिंग अच्छी बन गई। दैट इनिशिएटेड RNAi। तो फिर इससे हमारा दो डबल स्ट्रैंडेड RNA थे, सेंस और एंटी सेंस RNA, ये दोनों एक साथ मिल गए और डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गए और ये बनाए RNAi को, एंड थस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA। तो हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था कि RNAi का काम क्या होता है और डबल dsRNA का क्या होता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA एक कहते हैं सेल्यूलर डिफेंस से जो इम्यून रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA के कारण RNAi बना था। तो फिर हमें RNAi का मतलब पता है, RNA इंटरफेरेंस। तो फिर ये RNA इंटरफेरेंस का एक ही काम है कि वो स्पेसिफिक mRNA को डिलीट कर दे, माने हटा दे, ताकि वो अपना काम ना कर पाए वो स्पेसिफिक mRNA, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो स्पेसिफिकली वही mRNA ना रहे, क्योंकि वो mRNA प्रॉब्लम कॉज कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, और हमारे एग्जांपल में ये प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर हम किस mRNA को हटाएंगे, वो है निमेटोड का mRNA को हम हटाएंगे ताकि निमेटोड अपना काम ना कर सके। The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA। तो फिर अब हमने पैरासाइट जो हमारा निमेटोड था उसके अगेंस्ट हमने जो जीन ट्रांसफ़र किया है वो अपना कार्य कर रहा है। तो फिर वो जो स्पेसिफिक निमेटोड स्पेसिफिक जीन था वो निमेटोड का काम रोक दिया। तो फिर अब ये जो निमेटोड था ये अंदर नहीं रह पा रहा, अंदर नहीं रह पा रहा प्लांट के अंदर, क्योंकि RNA इंटरफेरेंस ने उस स्पेसिफिक निमेटोड का mRNA को डिलीट कर दिया, जिसके कारण वो निमेटोड फंक्शन नहीं कर पाया और फिर वो जी नहीं पाया होस्ट के अंदर। The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite। अब क्योंकि हमारे होस्ट प्लांट के अंदर वो जीन है जिसके कारण वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है निमेटोड पैरासाइट से। तो फिर हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अब प्लांट के अंदर जो जीन हमने डाला था रिकॉम्बिनेंट जीन, अब वो RNAi बनाता है, RNA इंटरफेरेंस, जो कहते हैं स्पेसिफिक मैसेंजर RNA को डिलीट कर देता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फिर अब ये प्लांट के पास भी आ गया एज अ सेल्यूलर डिफेंस। तो फिर अब हमें कोई फर्टिलाइज़र या केमिकल ज़रूरत नहीं है उस टोबैको प्लांट में डालने के लिए, क्योंकि वो डिफेंस अब टोबैको प्लांट के अंदर आ गया। तो फिर अब ऐसे ये टोबैको प्लांट ने अपने आप की रक्षा की अगेंस्ट पैरासाइट जो था निमेटोड। अब निमेटोड जब टोबैको प्लांट के अंदर होता है तो फिर वो ऐसे फुला देता है, स्वॉलन कर देता है टोबैको के रूट्स को, क्योंकि रूट्स को ख़राब करता है। पर जब हमने अपना रिकॉम्बिनेंट DNA डाला था जो एग्रोबैक्टीरियम, जिसे हमने वेक्टर लिया था और हमारा जीन ऑफ डिज़ायर क्या था, स्पेसिफिक यहाँ पर था निमेटोड स्पेसिफिक जीन। तो फिर हमने अपना जीन ऑफ डिज़ायर जो था डाला स्पेसिफिक निमेटोड जीन। तो फिर अब उसे डालने के बाद फिर ये टोबैको प्लांट के अंदर दोबारा नहीं हुआ उस पैरासाइट का प्रोडक्शन, और निमेटोड के और टोबैको के रूट्स ऐसे बच गए और हेल्दी रहे।
क्योंकि अब उस टोबैको प्लांट के अंदर वो क्षमता है कि वो उस पैरासाइट से लड़ सके, क्योंकि उसके पास अब वो जीन आ गया जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जो हेल्प करता है स्पेसिफिक एमआरएनए को हटाने में। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब बायोटेक्नोलॉजी है मेडिकल में कैसे हेल्प करती है, मेडिसिन बनाने में कैसे हेल्प करती है, हम पढ़ने वाले हैं। दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर। तो फिर हम ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी है इसने बहुत बड़ी हेल्प की है हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर एरिया में। बायोटेक्नोलॉजी by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs। अब थेरेप्यूटिक का मतलब वो होता है जो मेडिसिन्स होती है, तो फिर मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ को थेरेप्यूटिक्स कहते हैं। मेडिसिन्स में बहुत तरह की मेडिसिन्स आती है, ड्रग्स आती है, मेडिसिन्स आती है, हर्ब्स आते हैं एक्सेट्रा। तो फिर अब ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके कारण हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं अपने जीन ऑफ डिज़ायर को या फिर डिज़ायरेबल डीएनए को, जो हेल्पफुल है हमारे लिए और हमारी बीमारी को क्योर करने के लिए, बाय मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए। तो फिर उससे मास प्रोडक्शन माने उसका ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं डीएनए का, जो सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है किसी बीमारी को क्योर करने के लिए, थैंक्स टू डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड immunological responses as is common in case of similar products isolated from non-human sources। तो फिर हमने क्योंकि स्पेसिफिकली हमने डीएनए टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक इन्फेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए, हटाने के लिए बनाया है डीएनए ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फिर वो इम्यून रिस्पॉन्सेस में कोई परेशानी नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होता है। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स अपने कार्य को बहुत, वो ऐसे नहीं कि मान लो हमारा टारगेट सेल ये है जिसे हमें मारना है, ये है इन्फेक्शियस सेल, उसके साथ ये जो नॉन टारगेट सेल है इसे भी मार दें। तो फिर ये मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स में ये देखा गया है जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आइसोलेट किए गए हैं कि क्या कहते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन्स होते हैं वो तो हटा तो देते हैं जो चीज़ इन्फेक्शन कॉज करे, पर उसके साथ हेल्पफुल जो सेल्स है उसे भी टर्मिनेट कर देते हैं, मार देते हैं। पर ऐसे रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स या फिर मेडिसिन्स में नहीं होता, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट जो हमने बनाया है वो वेरी स्पेसिफिक होता है अपने टारगेट में। तो फिर जैसे कि मान लो हमारे पास यही है टारगेट और ये टारगेट नहीं है, तो फिर रिकॉम्बिनेंट अब क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स या फिर थेरेप्यूटिक्स ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक इन्फेक्शन को ही मारेगा, क्योंकि वो उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है हमारा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक या फिर मेडिसिन। तो फिर वो उसी को ही टर्मिनेट कर देगा जो इन्फेक्शियस है, और उसे नहीं टर्मिनेट करेगा जो इन्फेक्शियस नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है जब वो अपने जो इन्फेक्शन है उससे मारने के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स। जैसे हमने अबव एग्जांपल में देखा था कि जो RNAi है वो सिर्फ स्पेसिफिक जीन को ही मारता है या फिर स्पेसिफिक mRNA को ही मारता है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फिर हम RNAi को बनाते हैं थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the world over। तो फिर अभी प्रेजेंट टाइम में हम 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स या फिर मेडिसिन्स यूज़ करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड।
इस पूरी दुनिया में 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या फिर थेरेप्यूटिक्स है जो अप्रूव किए गए हैं ह्यूमन के यूज़ के लिए, ताकि वो उस बीमारी से ठीक हो पाए। इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। पर इंडिया में आउट ऑफ 30 12 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स यूज़ किए जाते हैं मार्केट में, और बाय किए जाते हैं मार्केट में ओनली 12, जबकि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स एग्जिस्ट करती है इस पूरी दुनिया में, पर इंडिया सिर्फ 12 ही यूज़ करता है जो परमानेंटली मार्केट में अभी भी बिकता है और पहले बिकता था जब थेरेप्यूटिक्स बने थे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है रेगुलर टाइम इंटरवल्स में। रेगुलर टाइम इंटरवल्स का मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई दवाई हमें लेने को बोली है 1 PM को, तो फिर हम नेक्स्ट डे डॉक्टर लिख के देता है कि कौन से टाइमिंग में हमें मेडिसिन्स लेनी है, तो फिर उससे टाइम इंटरवल्स कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम जिसमें मेडिसिन्स लेनी पड़े उससे टाइम इंटरवल्स कहते हैं। और अगर ये रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते हैं हम टाइम पे मेडिसिन्स को लेने का विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, तो फिर उसे हम रेगुलर टाइम इंटरवल्स कहेंगे। What would a diabetic patient do if enough human insulin was not available? तो फिर अब डायबिटिक पेशेंट क्या करता अगर इंसुलिन नहीं होता, मतलब नहीं मिलता ह्यूमन इंसुलिन नहीं मिलता कहीं से भी। If you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. तो फिर अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें या फिर बातचीत करें तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि इंसुलिन को अदर एनिमल से लिया जाए। अगर ह्यूमन इंसुलिन नहीं है तो वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सेक्रेटेड बाय ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, एंड वुड इट नॉट elicit an immune system response in the human body? तो भाई ये पूछा है कि क्या कहते हैं एनिमल से जो हमने इंसुलिन लिया है वो क्या उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा जितना ह्यूमन से जो इंसुलिन लिया जाता है उससे ज़्यादा। पर अगर हम एनिमल का इंसुलिन यूज़ करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस नहीं बनाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल अपने अंदर अलाउ नहीं करता, और इम्यून सिस्टम तुरंत ही फॉरेन मटेरियल को टर्मिनेट कर देता है, हटा देता है, डिलीट कर देता है। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब सोच के देखिए ज़रा कि अगर कोई बैक्टीरिया हो जिससे हम ह्यूमन इंसुलिन बना पाए, सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल। तो फिर अब इंसुलिन लेने का तो बहुत इजी तरीका हो गया ये तो, अगर हमें एक बैक्टीरिया मिल जाए जिससे हम ह्यूमन इंसुलिन बना पाए, क्योंकि हम बैक्टीरिया को कल्चर कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं जिससे हम यूज़ कर पाए। You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much as insulin you need. तो फिर अब हम इस बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंसुलिन अगर बना पाता, अगर हमें ऐसा बैक्टीरिया मिलता जो ह्यूमन इंसुलिन बना पाता, तो फिर हम उसकी बहुत सारी कॉपीज़ या फिर लार्ज क्वांटिटी बनाते, उसे कॉपी करके उसे रेप्लिकेट करके, और फिर हमें जितना इंसुलिन चाहिए उतना मिल जाता। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली administrated to diabetic people or not, why? तो फिर हमसे अभी पूछा जा रहा है NCERT के द्वारा कि इंसुलिन को हम ओरली ले सकते हैं क्या, माने मुंह से ले सकते हैं ऐसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो, वाई नॉट, वाई और वाई नॉट? तो फिर हम ले सकते हैं या नहीं, क्यों? इसका आंसर कीजिए, ले सकते हैं यस या फिर नो, और उसका रीज़न भी देना है। तो फिर हम सर्च करते हैं। तो फिर इसका आंसर हमारे पास है
जो इंसुलिन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हो जाएगा अगर हम उसे ओरली लेंगे, और फिर अगर वो डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा अगर डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो फिर इसलिए हम इंसुलिन को ओरली नहीं ले सकते, उसे इंजेक्ट किया जाता है रेगुलर टाइम इंटरवल्स में, क्योंकि इंसुलिन एक ही बार में नहीं रहता बॉडी में इमोर्टली, माने हमेशा के लिए नहीं रहता, हमें उससे इसे लेना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद, तो इसलिए इसे टाइम इंटरवल्स में लिया जाता है इंसुलिन को। तो फिर इंसुलिन बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, और डाइजेस्टिव एंजाइम इस पॉलीपेप्टाइड चेन को खा जाएंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं ओरली नहीं दे सकते इंसुलिन को, और हम इसे इंजेक्ट करके देते हैं। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज़ वर अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज। तो फिर जब पहले हम इंसुलिन लेते थे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो फिर वो पैनक्रियाज से निकाला जाता था पहले, और स्लगटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। स्लगटर्ड माने जो क्या कहते हैं हम, जो कैटल्स या फिर एनिमल्स या फिर पिग्स जो खाए जाते हैं बाय ह्यूमंस, उसे स्लगटेड कैटल्स और पिग्स कहते हैं। तो फिर ऐसे कैटल्स और पिग्स जो ह्यूमंस यूजुअली खाते हैं वो उनके पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था इंसुलिन। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो cause some patients to develop allergy or types of reaction to pollen protein। तो फिर अगर हम बाहर से कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस लाएंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा बॉडी के द्वारा, ताकि वो फॉरेन सब्सटेंस हट जाए वहाँ से। तो फिर इसलिए कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया कि उन्हें एलर्जी हो गई या फिर कोई अलग ही तरह के रिएक्शंस होने लगे, क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन था, ये ह्यूमन का तो नहीं था इंसुलिन। तो फिर ये फॉरेन एक तरीके से हो गया, माने जो ह्यूमन का नहीं है। तो फिर फॉरेन प्रोटीन, क्योंकि इंसुलिन भी प्रोटीन्स बनाता है ताकि वो अपना कैरेक्टरिस्टिक शो कर पाए, अपना एक्शन कर पाए। तो फिर ये जो फॉरेन प्रोटीन था ये रिएक्शंस कॉज किया कुछ पेशेंट्स में, और एलर्जी भी डेवलप कर दिया कुछ पेशेंट्स में। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो फिर इंसुलिन में 2 छोटे हाइटेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, चेन ए एंड चेन बी। तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो फिर ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है और ए पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्लू से रिप्रेजेंट किया है। प्रो इंसुलिन, ये ब्लू माने एक पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम है प्रो इंसुलिन। और फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड ए और बी चेन है ये लिंक होता है डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा, माने यहाँ पर डाइसल्फाइड ब्रिज है, इसके कारण ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़े हुए हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बी और पॉलीपेप्टाइड चेन ए एक दूसरे से जुड़ा है ड्यू टू डाइसल्फाइड ब्रिज। तो फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। In mammals including human, insulin is synthesized as prohormone, like a proenzyme that the prohormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone। तो फिर मैमल्स में इंक्लूड करते हैं ह्यूमन को भी। तो फिर इंसुलिन जो हम निकालते हैं हम उसे प्रो हार्मोन से बनाते हैं। इंसुलिन को सिंथेसाइज माने बनाना, तो फिर इंसुलिन बनाया जाता है प्रो हार्मोन से। जैसे कि प्रो एंजाइम को प्रोसेस किया जाता है बिफोर, ये जब मैच्योर होने से पहले जैसे प्रो एंजाइम को प्रोसेस करना पड़ता है, वैसे ही प्रो हार्मोन को भी प्रोसेस किया जाता है
बिफोर वो मैच्योर हो जाए प्रो हार्मोन और फंक्शनल हार्मोन बन जाए, उससे पहले उसके यंग स्टेज में ही हम प्रो हार्मोन को प्रोसेस करते, इससे पहले कि वो मैच्योर हार्मोन और फंक्शनल हार्मोन बन जाए, विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। तो फिर एक और चेन है हमारे पास जिसका नाम है सी पेप्टाइड, ये एक्स्ट्रा चेन है। दिस सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द इंसुलिन। तो फिर ये जो प्रो हार्मोन है, तो फिर इसके साथ ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी होती है जिसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच बोल दिया है ए पॉलीपेप्टाइड का। तो फिर ये जब मैच्योर होता है ए पॉलीपेप्टाइड चेन, तो फिर तब इसे निकाल दिया जाता है इस सी पॉलीपेप्टाइड चेन को, कि हम इससे मैच्योर होने से, जब ए पॉलीपेप्टाइड चेन जब मैच्योर हो रहा रहता है तो फिर तब हम सी पॉलीपेप्टाइड को हटा देते, तो फिर जब ए पॉलीपेप्टाइड मैच्योर हो जाता है तो फिर तब ये सी पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसे निकाल देते हैं ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रो इंसुलिन। ए पॉलीपेप्टाइड का नाम प्रो इंसुलिन भी कहते हैं। The main challenge for the production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into mature form। तो फिर जब हम rDNA को यूज़ कर रहे थे, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे इंसुलिन बनाने के लिए, तो फिर तब हमें इंसुलिन मिल गया मैच्योर फॉर्म में। इसलिए in 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B polypeptide chain। तो फिर एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, तो फिर इसने 2 DNA सीक्वेंस को प्रोड्यूस किया जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, उससे मिल रही थी, रिजेंबल कर रही थी, चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। और ये ह्यूमन इंसुलिन जैसे भी रिजेंबल कर रहे थे। ये ए और बी, ये पहले जो 2 DNA सीक्वेंसेस बनाए गए वो पहले तो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिजेंबल कर रहे थे, और दूसरी बात ये है कि वो ह्यूमन इंसुलिन चेन्स को भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहे थे, माने उससे रिजेंबल कर रहे थे DNA सीक्वेंसेस, एंड इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई। तो फिर अब ये जो DNA सीक्वेंसेस जो बहुत रिजेंबल कर रहे थे ह्यूमन इंसुलिन और पॉलीपेप्टाइड ए बी चेन से, तो इसे हमने एक बैक्टीरिया में डाल दिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल दिया जिसका नाम है ई कोलाई, टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो फिर अब हमने ई कोलाई में इसे इसलिए डाला ताकि हमें इंसुलिन चेन मिले, क्योंकि हम इस बैक्टीरिया ई कोलाई को मल्टीपल टाइम रेप्लिकेट या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें इंसुलिन मिल जाए जितना हमें चाहिए। चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली। तो फिर हमने जब ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला था तो फिर ये चेन ए और बी सेपरेटली बन रहे थे, ये एक साथ डाई सल्फाइड बॉन्ड में नहीं जुड़े हुए थे, ये सेपरेटली बन रहे थे इनसाइड प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब ये हमने ई कोलाई से सेपरेटली जो बने हुए थे ए और बी चेन, हमने इसे निकाल दिए ई कोलाई से, और फिर हमने इस दोनों ए और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो फिर ऐसे हमने ह्यूमन इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम ई कोलाई बाय हमने
कैसे एक्सट्रैक्ट किया, हमने ए और बी चेन सेपरेटली लिए क्योंकि इकोलाई के प्लाज्मिड में वो सेपरेटली बन रहे थे। तो फिर हमने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन में भी ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के कारण जुड़ी हुई थी। तो फिर ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि कैसे बनाया था डीएनए सीक्वेंस जो रिजेंबल करता था ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर ह्यूमन इंसुलिन एक्चुअली कैसे बना आर्टिफिशियली। तो फिर इसका आंसर है इली लिली कंपनी ने प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस को जो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन और ह्यूमन इंसुलिन से बहुत रिजेंबल करते थे। तो फिर हमने उसे ई कोलाई में डाल दिया, उसके प्लाज्मिड में, और फिर हमने ई कोलाई की मल्टीपल कॉपीज़ बनाई, और फिर हमने वो इंसुलिन चेन एक साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बन रहे थे ई कोलाई के अंदर, वो अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे थे ए और बी चेन। तो इसलिए हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया ई कोलाई से ताकि हमें अपना इंसुलिन मिल सके, ह्यूमन इंसुलिन। और हमने फिर ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और ये ह्यूमन इंसुलिन जैसे बन भी गया। जीन थेरेपी। इफ़ अ पर्सन इज़ born with hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? तो फिर अगर एक ह्यूमन है, अगर वो जन्म से ही डिज़ीज़ से पैदा हुआ है, मतलब उसकी जीन में ही वो डिज़ीज़ है, पैदा से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसके जीन में वो डिज़ीज़ है, तो फिर उसे हेरिडिटी डिज़ीज़ कहेंगे। जीन थेरेपी इज़ एन अटेम्प्ट टू डू दिस। तो फिर अगर हमें इस हेरिडिटी डिज़ीज़ माने जो पैदा होते समय से ही जो डिज़ीज़ है, तो फिर हम उसे कैसे ठीक करें। तो फिर जीन थेरेपी हेल्प करता है, हमारी हेल्प कर सकता है जीन को करेक्ट करने में, जो हेरिडिटी डिज़ीज़ है उसे करेक्ट करने के लिए। जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ gene defect that has been diagnosed in a child or embryo। तो फिर जीन थेरेपी एक ऐसे मेथड्स का कलेक्शन है जो हमें हेल्प करता है, अलाउ करता है करेक्ट करने के लिए जो जीन डिफेक्टिव है, जो जीन डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है जीन थेरेपी। और ये डायग्नोज हो जाता है चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो में, जो हमारा जीन थेरेपी है जो हेल्प करेगा जीन जो ख़राब है उसे ठीक करने में। हियर जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल। अब जो हमने जो करेक्टेड जीन बनाया ताकि वो डिफेक्टिव जीन को हटाए, डिलीट करे, टर्मिनेट करे, तो फिर उसके लिए हम एक पर्सन के सेल में डालते हैं वो जीन जो करेक्ट करे डिफेक्टिव जीन को, एंड टिश्यूज़ टू ट्रीट अ डिज़ीज़। तो फिर ये जो हमने जीन बनाए जो हेल्प करेंगे करेक्ट करने में डिफेक्टिव जीन को, तो फिर ये या तो पर्सन के सेल में डाले जाते हैं या तो टिश्यू में डाले जाते हैं ताकि डिज़ीज़ क्योर हो, हेरिडिटी डिज़ीज़ क्योर हो, जो जन्म से ही आपको मान लो कोई डिज़ीज़ है तो उसे क्योर करने के लिए जीन थेरेपी हेल्प करती है। और जीन जो हमने बनाया है करेक्टिव जीन वो किसी पर्सन के सेल या फिर टिश्यू में डालते हैं ताकि वो डिज़ीज़ क्योर हो जाए। Correction of genetic defect involves delivery of normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। तो फिर हमें जीन करेक्शन करना है, अगर हमें जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो फिर हमें उस पर्सन में पहले जो हमारा करेक्टेड जीन है वो डिलीवर करना होगा, माने डालना होगा उस इंडिविजुअल में या फिर एम्ब्रियो में, ताकि वो फंक्शन जो डिफेक्टिव जीन का था उससे क्या कहते हैं उसके फंक्शन को अब उसके फंक्शन में कंट्रोल पा ले, ताकि वो फिर डिफेक्टिव जीन का जो फंक्शन है उसे
बंद कर दे और फिर सही फंक्शन करे ताकि वो डिफेक्टिव जीन सही बन जाए।